सीटीएस में बताया था कॉमन टाइप सिस्टम। कॉमन टाइप सिस्टम में मतलब जितने भी हमारे ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप और जितने भी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनको सीटीएस में रखा गया है। प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से, जैसे कि बूल, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, है ना, एक्सेट्रा। तो जितने भी हमारे सीटीएस कॉमन टाइप सिस्टम है ना, सीटीएस का मतलब ये होगा कि जितने भी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनको रखा गया है सीटीएस के अंदर। अभी डेटा टाइप पढ़ेंगे, डेटा टाइप दो तरीके के बताएंगे, है ना, तीन तरीके के, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव होते हैं, नॉन प्रिमिटिव होते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। तो जो भी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, बूल, इंटीजर, कैर, फ्लोट, डबल एक्सेट्रा, उनको सीटीएस के अंदर रखा गया है। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन सीएलएस। सीएलएस में क्या है कि जितने भी हमारे मतलब डॉट नेट होता है मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है ना, डॉट नेट सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें क्या है कि आप मल्टीपल लैंग्वेज में काम करते सकते हो। तो मतलब आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ कोड यू डिड नॉट गेट एनी डिफरेंस, मतलब आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ योर कोड यू डिड नॉट गेट एनी डिफरेंस, आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल इसको ऐसे प्रोसेस मतलब कि अगर आपको सीएलएस को समझना है तो उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा डॉट नेट की कंपाइलेशन प्रोसेस में। डॉट नेट कंपाइलेशन प्रोसेस, तो डॉट नेट की कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होती है? इट इज़ अ टू वे कंपाइलेशन प्रोसेस। डॉट नेट का जो कोड होता है वो दो बार में कंपाइल होता है। इट इज़ ए टू वे कंपाइलेशन प्रोसेस, ठीक है। डॉट नेट का कोड जो है वो दो बार में कंपाइल होता है। पहली बार में क्या होता है, दूसरी बार में क्या होता है, लिखते हैं अभी। तो डॉट नेट में जो होता है टू वे कंपाइलेशन प्रोसेस होती है। जनरली लैंग्वेजेस में क्या होता है कि मशीन लैंग्वेज जो भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर क्या करता है, जो भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है ना। कंपाइलर का काम यही होता है। तो यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट जो कंपाइलर है डॉट नेट में, जो कंपाइलर यूज़ होता है वो डायरेक्ट आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं टू वे कंपाइलेशन प्रोसेस। इसीलिए डॉट नेट में जो है वो टू वे कंपाइलेशन प्रोसेस है। कैसे? तो इन दिस डायग्राम यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ ए टू वे कंपाइलेशन प्रोसेस। सो इन दिस डायग्राम डॉट नेट जो है वो सपोर्ट करता है मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। लेट्स सपोज you can work with C sharp, F sharp, VB .NET, J sharp and many more languages, है ना। जो डॉट नेट में आप सी शार्प में भी काम कर सकते हो, एफ शार्प में भी कर सकते हो, वीबी डॉट नेट में भी कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज में काम कर सकते हो एंड सो ऑन। क्योंकि डॉट नेट जो है वो मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है ना। तो लेट्स सपोज इन दिस डायग्राम आई हैव टेकन वी वर्क विद सी शार्प। मान लो इस डायग्राम में हम लोग यूज कर रहे हैं सी शार्प लैंग्वेज को, है ना। और सी शार्प लैंग्वेज के कंपाइलर का नाम जो है वो है डॉट सी एस सी। एफ शार्प के कंपाइलर का नाम है डॉट एफ एस सी। वीबी डॉट नेट के कंपाइलर का नाम है डॉट वीबी सी। एवरी लैंग्वेज हैज अ कंपाइलर। हर लैंग्वेज में क्या होता है, कंपाइलर होता है ना। तो ये जो सी शार्प है, सी शार्प की जो कंपाइलर है जिसका नाम है डॉट सी एस सी। तो सी शार्प का जो कंपाइलर है डॉट सी एस सी कंपाइलर, हम इसी को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो सी शार्प का जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, हमारी जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो भी हमने इंग्लिश में लैंग्वेज लिखी है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, वो एम एस आई एल कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। वो डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में कोड को कन्वर्ट नहीं कर पाता हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को, है ना। वो किस में कन्वर्ट करता है, वो एम एस आई एल कोड में कन्वर्ट करता है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। या इसको आई एल भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी बोलते हैं, या इसको सी आई एल भी बोलते हैं, कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी बोलते हैं। तीन नाम है इसके, एम एस आई एल, आई एल और सी आई एल। ठीक है।
अब तो ये जो CSC कंपाइलर है ये क्या करता है, हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को MSIL कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये जो MSIL कोड है ये लैंग्वेज डिपेंडेंट कोड है, मतलब इसको हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसको हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो अगर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते तो ये आउटपुट भी नहीं देगा, है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें दूसरा कंपाइलर चाहिए। तो फर्स्ट कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी हमारा हाई लेवल लैंग्वेजेस है, जो भी हमारा C# का कोड है, विद द हेल्प ऑफ CSC कंपाइलर इट विल कन्वर्ट इनटू MSIL कोड इन फर्स्ट कंपाइलेशन प्रोसेस। और सेकंड कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा MSIL कोड है विद द हेल्प ऑफ JIT कंपाइलर, तो यहाँ पर दूसरे कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, जिस कंपाइलर का नाम है JIT, दैट इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर। So with the help of just-in-time compiler, it will convert MSIL code into native code, जिसको हम बाइट कोड भी बोलते हैं, मशीन कोड भी बोलते हैं, जो कि हमारा लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कोड है। इट मीन्स जिसको हम किसी भी कर सकते हैं, विंडोज में, मैक में, कहीं पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमें मशीन कोड में लिया। और हर कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज ही समझता है ना। तो ये कन्वर्ट कर लिया इसे नेटिव कोड में, बाइट कोड में, मशीन कोड में कन्वर्ट कर लिया, है ना, जो कि हमारा लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कोड है। तो यहाँ पर हमारा JIT कंपाइलर है। तो इसीलिए C# को बोला जाता है C# इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। जैसे जावा में, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। जावा में JVM होता है, जावा वर्चुअल मशीन। विद द हेल्प ऑफ JVM जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। वेयर विद द हेल्प ऑफ JIT C# इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। यहाँ पर C# में जो कंपाइलर है JIT, इसकी वजह से C# जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि JIT कंपाइलर एक ऐसा कंपाइलर है जो हमारे MSIL कोड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कोड में कोई कंपाइलेशन प्रोसेस। इन फर्स्ट कंपाइलेशन प्रोसेस C# कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू MSIL, है ना। फर्स्ट कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो C# का कंपाइलर है, .csc कंपाइलर है ना, वो क्या करता है, MSIL कोड में कन्वर्ट होता है। और सेकंड कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या होता है, इन सेकंड कंपाइलेशन प्रोसेस और JIT कंपाइलर कन्वर्ट MSIL कोड इनटू नेटिव, या जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई .NET कंपाइलेशन टू वे कंपाइलेशन प्रोसेस। तो .NET में कंपाइलेशन प्रोसेस होता है वो टू वे कंपाइलेशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर हमने CLS के बारे में बताया था, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। तो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन का मतलब यही है कि आप कोई भी कॉमन लैंग्वेज यूज़ कर लो। .NET जो है मोर देन 62+ लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। कोई भी कॉमन लैंग्वेज जब आप उसको कंपाइल करोगे तो यू डिड नॉट गेट एनी डिफरेंस, आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। मतलब आपको क्या मिलेगा, आपको MSIL मिलेगा, है ना। कंपाइल करोगे, अगर C# का कोड होगा तो भी MSIL में दे देगा, J# का होगा तो भी MSIल दे देगा, VB.NET का होगा तो भी MSIल दे देगा। तो यही मतलब है इसका कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है, कोई भी आप लैंग्वेज का यूज करो, कोई भी कॉमन लैंग्वेज का आप यूज करो, आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ योर कोड यू डिड नॉट गेट एनी डिफरेंस, आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। वट एवर द लैंग्वेज यू विल गेट ऑलवेज MSIL कोड। कोई भी लैंग्वेज हो आपको क्या मिलेगा, MSIL कोड मिलेगा, ठीक है। जीसी, जीसी जो है वो हमारा गार्बेज कलेक्टर है। गार्बेज कलेक्टर का मतलब ये होगा, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में मेमोरी बनती है, बहुत सारी मेमोरी बनती है। तो जब हमें आउटपुट मिल गया तो फिर वो मेमोरी हमारे लिए बेकार हो गई। तो प्रोग्राम में जो हमारे लिए अनयूज्ड मेमोरी होती है, मतलब जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको हमें क्या करना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है। मतलब जीसी का काम क्या करता है, इट विल ऑटोमेटिकली रिलीज
रिलीज मतलब फ्री करना, अनयूज्ड जो हम यूज नहीं कर रहे, अनयूज्ड मेमोरी ऑफ योर एप्लीकेशन लिख लो या ऑफ योर प्रोग्राम, है ना। तो जीसी का काम क्या है, गार्बेज कलेक्टर। तो ये सीएलआर का फीचर है एक प्रकार से, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। सीएलआर का ये फीचर होता है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ जीसी। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ जीसी? विद द हेल्प ऑफ जीसी वी कैन रिलीज या फ्री, वी कैन रिलीज और फ्री अनयूज्ड मेमोरी, है ना, मतलब जो यूज नहीं हो रही, अनयूज्ड मेमोरी फ्रॉम द प्रोग्राम। प्रोग्राम से जो भी अनयूज्ड मेमोरी उसको क्लियर करने का काम करता है, ताकि हमारे एप्लीकेशन की, हमारे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस मेंटेन रहे। क्योंकि भाई गार्बेज हम लोग क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, उसको फेंक देते हैं, फिर वो तो गार्बेज हो गया। हमने जो, हमको जो पैकेट से हमने जो निकालना था वो हमने निकाल लिया आउटपुट, और फिर बाकी फेंक दिया, वो गार्बेज है हमारे, उसका यूज़ नहीं है तो फेंक दिया और रिलीज कर दिया, उसको लेके थोड़ी ना चले गए, तो वो तो हैवी हो जाएगा गार्बेज लेके भी चलोगे तो प्रोग्राम में ना। तो जो भी हमारी अनयूज्ड मेमोरी होती है, जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग रिलीज कर देते हैं, है ना। तो ये सीएलआर का फीचर है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। और नेटिव कोड और बाइट कोड क्या होता है? नेटिव कोड और बाइट कोड क्या है कि जो हमारा, यही हमारा मशीन कोड है ना। ये हमारा मशीन कोड है, हम इसको लोग किसी भी ओएस में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। दैट इज वाई सी शार्प इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है। अब वेरिएबल से बात करेंगे, है ना। इट इज आल्सो नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वेरिएबल को? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर है ना, वेरिएबल इज आल्सो नोन एज आइडेंटिफायर। वेरिएबल को हम लोग आइडेंटिफायर भी होते हैं। वेरिएबल क्या करता है? वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन, ये एक मेमोरी लोकेशन दे देता है। वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन दैट इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू, जो कि हम वैल्यू को स्टोर करने का काम करते हैं। या आप ये भी कह सकते हो वेरिएबल इज अ नेम, एक नाम दे देगा, है ना। ये नाम मतलब नाम क्या, मेन तो मेमोरी होती है ना। रैम में एक मेमोरी बनती है, उस मेमोरी में हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो जो मेमोरी बनती है उसका एक नाम होता है। जैसे हमारे घर का मेमोरी एड्रेस है, और एड्रेस में जो लोग रहते हैं उनका नाम है, मतलब इस एड्रेस पे इतने लोग रहते हैं। तो जैसे हम बनाते हैं ना, ए इंट ए इक्वल टू 5, मतलब ए हमारा एक नाम हो गया घर का, और उस घर का एड्रेस है जो हमें दिखता नहीं है प्रोग्राम में, वो है इंटरनली है। और उस एड्रेस पे क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल हमारे लिए क्या करता है, मेमोरी लोकेशन बनाता है रैम पे, है ना। वेरिएबल क्रिएट्स मेमोरी लोकेशन इनटू रैम बाय विच वी कैन स्टोर अ वैल्यू, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू स्टोर। तो वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होती है वो टेम्पररी मैनर में होती है ना। वेरिएबल, इन वेरिएबल यू कैन स्टोर वैल्यू ऑन अ टेम्पररी बेसिस। वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होती है वो टेम्पररी बेसिस होती है, मतलब एज सुन एज व्हेन यू गेट योर रिजल्ट द मेमोरी विल रिलीज, है ना। मतलब जैसे ही वो आपको रिजल्ट मिल गया, वो रिलीज हो जाती है मेमोरी, मेमोरी रिलीज हो जाती है, क्योंकि वो फिर अनयूज्ड हो गई। तो वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होती है वो टेम्पररी बेसिस पर होती है। टेम्पररी बेसिस का मतलब होगा कि दोबारा हम उसको रिटेन नहीं कर सकते, मतलब अगर हमें प्रीवियस वैल्यू पे काम करना है तो हम उसको रिटेन नहीं कर सकते। रिटेन करना है तो हम उसके लिए आगे फाइल हैंडलिंग का यूज़ किया जाता है ना। तभी फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि फाइल हैंडलिंग में क्या होता है कि जो हम वैल्यू स्टोर करते हैं वो परमानेंट रिटेंशन होता है, परमानेंट मैनर में होता है। लेकिन वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होती है वो टेम्पररी रिटेंशन है ना, टेम्पररी। क्योंकि रैम जो होता है आपने पढ़ा होगा वोलाटाइल है ना, वोलाटाइल होता है। और रोम जो होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है ना, जो बदल जाता है रैम, वोलाटाइल। तो वेरिएबल का काम यही है। अब व्हाट इज द यूज ऑफ वेरिएबल ना, वेरिएबल की जरूरत ही क्यों पड़ी, कोई पूछे ना, व्हाट इज द नीड ऑफ वेरिएबल ना। ये तो वेरिएबल हो गया, लेकिन कोई पूछेगा अच्छा ये वेरिएबल जरूरत ही क्यों पड़ी भाई, हम क्यों बना रहे हैं वेरिएबल, है ना। तो वेरिएबल की जरूरत इसलिए पड़ी कि जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, व्हेन वी क्रिएट प्रोग्राम वी नीड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। जब भी हम प्रोग्राम बनाते
थे तो प्रोग्राम हम क्यों बना रहे हैं? हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हम काम करने जा रहे हैं ना उसमें, चाहे प्लस माइनस जो भी करने जा रहे हैं, है ना? हमें कुछ ना कुछ चाहिए, रिजल्ट चाहिए। So what is the use of variable? When we create program, we need to perform some operation. Then where to perform operations? आप ऑपरेशन परफॉर्म कहाँ करोगे? है ना? तो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए, है ना? वी परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वैल्यू, हम वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर वैल्यू आएगी क्यों, आएगी कैसे? विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। सो व्हाट इज द नीड ऑफ वेरिएबल? वेरिएबल प्रोवाइड वैल्यू टू अवर प्रोग्राम, है ना? वेरिएबल क्या करता है? हाँ, टू परफॉर्म ऑपरेशन। वेरिएबल क्या करता है? हमारे प्रोग्राम को वैल्यू प्रोवाइड करने का काम करता है, क्योंकि हम ऐसे तो हवा में तो वैल्यू स्टोर करा नहीं सकते, और जब तक वैल्यू नहीं होगी तो हम ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे? तो अगर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू कौन प्रोवाइड करता है? वेरिएबल। तो वेरिएबल, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल वी कैन प्रोवाइड वैल्यू, है ना, टू अवर प्रोग्राम, बाय विच वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन, जिसके थ्रू हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। डेट इज द यूज ऑफ वेरिएबल, यही वेरिएबल का यूज है। वेरिएबल की इसीलिए जरूरत पड़ी कि प्रोग्राम को चाहिए वैल्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म करना है तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे? सो विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। सो वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन दैट इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू। वेरिएबल हमारे लिए एक मेमोरी लोकेशन बना देता है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। वेरिएबल में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले रूल्स पढ़ लो आप। वेरिएबल बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या है? वेरिएबल नेम, मतलब वेरिएबल का नेम जो है वो हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट होता है, मतलब ऐसे ए बी, फिर आप ऐसे करके लिख सकते हो, है ना? तो ये सही है। दूसरा, वेरिएबल नेम कैन नॉट, डिजिट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आपने लिख दिया 43, फिर लिख दिया ए बी, और यहाँ वैल्यू स्टोर करा ली, तो ये गलत है। आप ऐसे वेरिएबल नहीं बनाओगे, ठीक है? ये गलत तरीका है, ठीक है ना? पहले कैरेक्टर होगा, बाद में इंटीजर होगा तो चलेगा। अगर पहले ही इंटीजर आ गया तो गलत है। स्पेस ही नहीं होगा। वेरिएबल का नाम कोई कीवर्ड ही नहीं हो सकता। कीवर्ड मतलब जो रिजर्व वर्ड है, जैसे वाइल लूप होता है ना, वाइल लूप होता है, तो ये गलत है। आप कोई भी मतलब कीवर्ड नहीं दे सकते यहाँ पर। इफ हो गया, ये सब वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। स्पेस नहीं होता, ये भी सही बात है। वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस नहीं चाहिए। जैसे आपने इंट लिख दिया ए, फिर स्पेस करके बी लिख दिया, तो ये गलत है। और हाइफन नहीं लगा सकते, है ना? हाँ, हाइफन आर नॉट अलाउड। मतलब आपने लिखा इंट ए, बीच में हाइफन बी लिख दिया, और यहाँ लिख दिया 34 मान लो, तो ये गलत है। हाइफन नहीं लगा सकते, अंडरस्कोर लगा सकते हो। वेरिएबल नेम के बीच में अंडरस्कोर, जैसे ए नीचे वाला जो होता है अंडरस्कोर, ये लगा सकते हो। ये लगाओगे तो ये सही है, ठीक है? और वेरिएबल के नेम जो होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं।
वेरिएबल नेम सब केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब जैसे मान लो एज ही लिख दो, एज में आपने लिख दिया 3, ए कैपिटल करके ऐसे लिख दिया मान लो, ये कर दिया मान लो, तो ये क्या है, ये 3 डिफरेंट वेरिएबल है ना, तो ये तीनों को डिफरेंट ट्रीट करेगा, क्योंकि वेरिएबल नेम जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो ये जो है ये हमारे 3 डिफरेंट वेरिएबल नेम, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते। हाँ, तो अब वेरिएबल में दो चीज़ें, एक होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है ना, और दूसरा होता है वेरिएबल। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल को वैल्यू दे देना। असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल, वेरिएबल को वैल्यू दे देना, वो हमारा क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। जैसे कि आपने लिखा इंट ए इक्वल टू 5 मान लो, तो ये क्या कर दिया आपने, हियर यू असाइन 5 इनटू द वेरिएबल ए, मतलब ए वेरिएबल के अंदर आपने 5। वेरिएबल डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का मतलब होता है डू नॉट असाइन एनी वैल्यू टू द वेरिएबल, वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करना। जैसे इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। ठीक है, आगे बढ़े। थ्योरी आज जितना हो सकता है कर देते हैं ना। कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज लिटरल्स। कांस्टेंट को हम लोग लिटरल्स बोलते हैं। कांस्टेंट जो होती है वो हमारी फिक्स वैल्यू होती है, इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू दैट इज नेवर गोइंग टू बी चेंज्ड थ्रू आउट द। तो कांस्टेंट जो है वो हमारी फिक्स वैल्यू होती है, दैट इज नेवर गोइंग टू बी चेंज थ्रू आउट द होल प्रोग्राम, जो हमारे प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी चेंज नहीं होती है, वो हमारी क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक है। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट में हमारे तीन तरह के कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, और तो जो हमारा न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है, इट होल्ड ए न्यूमेरिक वैल्यू बिटवीन 1 टू इनफाइनाइट, एक से लेकर इनफाइनाइट तक, जिसमें हमारा क्या न्यूमेरिक कांस्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिक कांस्टेंट में हमारे तीन और होते हैं अंदर, चार होते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट में हमारे डेसिमल कांस्टेंट, डेसिमल कांस्टेंट, ऑक्टल कांस्टेंट, हेक्सा डेसिमल कांस्टेंट, और रियल या, ठीक है। तो जो डेसिमल कांस्टेंट होता है, इट होल्ड डेसिमल वैल्यूज बिटवीन 0 टू 9। आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम सबने, तो नंबर सिस्टम में डेसिमल, डेसिमल क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक है ना। ऑक्टल क्या होता है, 0 से लेकर के 7 तक है ना। तो जो हमारा 0 से लेकर के 7 तक वैल्यू होल्ड करे वो ऑक्टल कांस्टेंट, जो 0 से लेकर 9 तक वैल्यू होल्ड करे वो डेसिमल कांस्टेंट, और हेक्साडेसिमल जो 0 से लेकर के 15 तक, 15, जिसको हम लोग वहाँ पे एफ बोलते हैं ना। और रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होता है, विच होल्ड न्यूमेरिक वैल्यूज एज वेल एज
डेसिमल वैल्यू। ये क्या होता है, रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में, रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होता है, विच होल्ड न्यूमेरिक वैल्यू एज वेल एज डेसिमल वैल्यू। तो डेसिमल कांस्टेंट क्या होता है, इट होल्ड वैल्यू बिटवीन 0 to 9। आउटर कांस्टेंट इट होल्ड वैल्यू बिटवीन 0 to 7। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट इट होल्ड वैल्यू बिटवीन 0 to 15। रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट इट होल्ड न्यूमेरिक वैल्यू एज वेल एज डेसिमल वैल्यू। वो रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, क्लियर है। उसके बाद हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट है। कैरेक्टर कांस्टेंट में हम लोग क्या कहते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल कोट्स, जिसको हम सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल कोट्स का मतलब ये ये सिंगल कोट्स है, ठीक। इट होल्ड ओनली सिंगल वैल्यू, जो एक सिंगल वैल्यू होल्ड करता है बस, वो हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा कैर सी इक्वल टू, ये क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट है ना, ये एक सिंगल वैल्यू होल्ड किया। तो इसमें चाहे आप वैसे वन, वन क्या है वैसे, न्यूमेरिक है ना, लेकिन अगर आपने वन को सिंगल कोट्स में कर दिया तो ये क्या है, ये कैरेक्टर है, समझ गए। वन को अगर आपने सिंगल कोट्स में, ये जैसे डॉलर है, डॉलर एक क्या है, डॉलर एक स्पेशल कैरेक्टर है, लेकिन अगर आपने इसको सिंगल कोट्स में कर दिया तो क्या है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है, एक्सेट्रा। समझ गए। वन को अगर आपने सिंगल कोट्स में कर दिया तो एक कैरेक्टर है, और ये भी एक क्या हो गया यहाँ पर स्पेशल, ये भी एक कैरेक्टर है। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, इट इज, हाँ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल कोट्स। जैसा कि अगर आपने लिख दिया ये, तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा है, एक से ज़्यादा मल्टीपल वैल्यू है, और इसको डबल कोट्स में कर दिया तो ये क्या है, ये स्ट्रिंग हो गई, है ना। ये वैसे तो नंबर है ना, लेकिन अगर आपने इसको डबल कोट्स में क्या कर दिया तो ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। ये लिखा और कुछ स्पेशल कैरेक्टर दे दिए। अगर इसको आपने डबल कोट्स में कर दिया तो ये भी क्या है, पूरी एक ये स्ट्रिंग है। समझ में आ रही बात। तो ये हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है। वैल्यू टाइप होता है। ठीक है, एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया। ऑब्जेक्ट से भी हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं ना। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होते हैं, क्लास। क्लास की डेफिनेशन जब आपने पढ़ी होगी, तो क्लास की डेफिनेशन क्या होती है, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कैसे है वो भी अब आगे चर्चा करेंगे, है ना। अभी यहाँ समझ में नहीं आएगा, जब हम उस कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि हाउ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो अभी के लिए फिलहाल आगे मान के चलो कि क्लास जो है वो हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। आगे बढ़े। तो ये हो गया, वेरिएबल हो गया, डिफाइनेबल कांस्टेंट हो गया, कीवर्ड हो गया, डेटा टाइप हो गया। अब हमारा अगला शायद टॉपिक होगा ऑपरेटर, है ना। ऑपरेटर क्या है, ये इसके अंदर हमारे पास स्पेशल सिंबल होते हैं।
ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल दैट स्पेसिफाइज दैट व्हिच ऑपरेशन नीड टू बी परफॉर्म। तो ऑपरेटर हमारे ये स्पेसिफाई करते हैं, ऑपरेटर के अंदर बहुत सारे सिंबल होते हैं, तो ऑपरेटर ये स्पेसिफाई करते हैं कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो किस में आता है, वो आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में। तो देयर आर सम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल, हाँ, असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। और बिटवाइज ऑपरेटर, और लास्ट में तो दीज आर द ऑपरेटर्स। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज रेट। सो जो हमारा पहला है वो हमारा है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर इट इज यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। प्रैक्टिकल अगली क्लास में कराएंगे, ठीक है सबका। जैसे कि प्लस हो गया, माइनस। तो इट इज यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और एक और होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो ये सब है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करा जाता है। इसका प्रैक्टिकल अगली क्लास में करेंगे हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में हमारा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। और रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं इट रिटर्न बुलियन वैल्यू। ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझने के लिए यहाँ देख लेते हैं हम। जैसे जैसे हमने लिखा इंट ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 8। आगे ए लेस देन बी, ट्रू हो गया। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, फॉल्स हो गया। ए लेस देन इक्वल टू बी, ए बराबर बी के, ए बी के बराबर तो नहीं है, फॉल्स। और यहाँ ए जो है बी के बराबर नहीं है, तो सही बात है भाई, नहीं है। और अगर यहाँ पे हम तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी बी 8 है, सी भी 8 है, बी सी के बराबर नहीं है, तो बल्कि बात तो सही है ना। बी तो सी के बराबर है और आप कह रहे हो नहीं है, गलत, आप गलत बोल रहे हो, तो फॉल्स हो गया। समझ गया? तो दिस इज अवर रिलेशनल ऑपरेटर। ये समझ में आ रहा है सब? चलिए, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे तीन होते हैं। एक होता है लॉजिकल एंड, और तो जो लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस सिंबल, लॉजिकल और इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस सिंबल, लॉजिकल नॉट इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस सिंबल। ठीक है, लॉजिकल एंड में क्या होता है, बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू,
देन रिजल्ट इज ट्रू, अदरवाइज मतलब लॉजिकल एंड में क्या होता है कि दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। अगर दोनों ट्रू होंगे तभी रिजल्ट ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। मतलब एक भी अगर फॉल्स हो तो पूरा फॉल्स, दोनों ट्रू होने चाहिए। मतलब ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0, है ना। लॉजिकल और में क्या होता है, इधर वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, है ना, इधर वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। लॉजिकल नॉट में if input is true then output is अगर इनपुट ट्रू है आउटपुट फॉल्स, और उल्टा अगर इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू हो जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये इक्वल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यूज किया तो इट इज यूज टू असाइन अ वैल्यू। ये आपने लिखा है इंट ए इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर इंट जो है क्या है, डेटा टाइप। ए जो है वो क्या है, 5 जो है वो क्या है, और जो सेमी कूलर है ना इसको भी हम लोग यहाँ पर पता है क्या बोलते हैं, डेलीमीटर। ठीक है, डेलीमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये पूरा इंट ए इक्वल टू 5 पूरा एक्सप्लेन किया गया है। इंट डेटा टाइप है, ए वेरिएबल का नाम है, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, 5 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, और सेमी कूलन क्या है, डेलीमीटर। तो जो सेमी कूलन होता है या डॉट होता है या क्वेश्चन मार्क होता है वो सब क्या होता है, डेलीमीटर होते हैं। जो कॉमा होते हैं, कर्ली ब्रेसेस होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, सिंगल ब्रैकेट होता है, उनको हम लोग बोलते हैं सेपरेटर। तो सेपरेटर होता है, डेलीमीटर होता है ना, वो सेपरेटर होता है। सेपरेटर मतलब जो सेपरेट करता है, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो कॉमा से क्या किया गया, सेपरेटर। और जो पंचुएशन होता है जिससे टर्मिनेट होता है ना, उसको हम लोग डेलीमीटर बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, डॉट हो गया और सेमीकोलन हो गया, इसको डेलीमीटर बोलते हैं। ठीक है। अब अगला जो है वो है हमारा टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर। इट रिक्वायर, इसमें हमें 3 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। ऑपरेंड मतलब वेरिएबल। एक्चुअली जो हमारा ये होता है ऑपरेटर, ऑपरेटर में वेरिएबल को वेरिएबल ना बोल करके ऑपरेंड बोला जाता है। ठीक है, सिंटेक्स। क्वेश्चन मार्क ट्रू, कूलन फॉल्स। इससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बगल वाली वैल्यू प्रिंट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कूलन के बाद वाली वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बगल वाली वैल्यू प्रिंट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कूलन के बाद वाली वैल्यू प्रिंट होगी। तभी मैंने क्वेश्चन मार्क के बगल में ट्रू लिखा है। ट्रू का मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो ये। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझो। जैसा मैं लिखा इंट ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 7 या 8, और एक वेरिएबल और ले लिया रिजल्ट। अब यहाँ लिखा रिजल्ट इक्वल टू, अब कंडीशन लगा देंगे, ए ग्रेटर देन बी लगा दिया मान लो,
क्वेश्चन मार्क ए कूलन बी, कंसोल डॉट राइट रिजल्ट। तो यहाँ आउटपुट क्या है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 5 इज ग्रेटर देन 8, 5 तो बड़ा है नहीं 8 से, तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो फॉल्स में क्या होता है? कूलन के बाद वाली, कूलन के बाद क्या है? बी है, तो बी की वैल्यू क्या है? 8 है, तो 8 स्टोर हो जाएगा रिजल्ट के अंदर, और रिजल्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा? 8 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर आएगा 8, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 5 इज ग्रेटर देन 8, 5 तो बड़ा है नहीं 8 से, तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो फॉल्स में क्या होता है? कूलन के बाद वाली, कूलन के बाद क्या है? बी है, तो बी की वैल्यू क्या है? 8 है, तो 8 स्टोर हो जाएगा रिजल्ट के अंदर, और रिजल्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा? 8 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी। ग्रेटर देन 8 कंडीशन हो गई फॉल्स। तो फॉल्स होता है तो क्या होता है? कूलन के बाद वाली वैल्यू प्रिंट होती है। तो कूलन के बाद क्या है? बी है, तो बी है, तो बी में क्या है? बी की वैल्यू क्या? 8 है, तो 8 कहाँ स्टोर हो जाएगा? 8 जो है वो स्टोर हो जाएगा रिजल्ट के अंदर। ठीक है, समझ गए? आगे बात समझ में नहीं? तो ये होता है इसमें। अरे इसमें क्या होगा? तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 5 लेस देन 8। तो ट्रू में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू प्रिंट। तो क्वेश्चन मार्क के बाद क्या है? ए की वैल्यू क्या है? 5 है, 5 कहाँ स्टोर हो जाएगा? रिजल्ट के अंदर, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए था। नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर जो होता है बिट पे काम करता है। बिटवाइज ऑपरेटर में कौन कौन से होते हैं? होता है हमारा बिटवाइज और bitwise or is this bitwise and bitwise XOR, shift left less than shift right greater than। ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट लेस देन और शिफ्ट राइट ग्रेटर देन। बिट वाइज और में भी वही है, मतलब कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू हो जाएगा, जैसे वहां पे था। जैसे इंट ए इक्वल टू 4 बी इक्वल टू 5, तो पहले 5 को आप कन्वर्ट कर लो 4 बिट में, और 4 को कन्वर्ट कर लो। 4 का क्या होता है? डबल जीरो, और जीरो पीछे बढ़ा लो। ठीक है, ये समझ में आया? होता है कंप्यूटर में 4 बिट 8 बिट ऐसे होता है, 3 बिट कुछ नहीं होता है ना। तो 5 के जी पीछे जितना जीरो बढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसीलिए मैंने इसके लेफ्ट में जीरो बढ़ाया है, क्योंकि अगर आप राइट में जीरो बढ़ाओगे तो 5 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। और पीछे जीरो बढ़ाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने 5 का 101 होता है, उसके पीछे जीरो बढ़ा लिया, 4 बिट में कर लिया। और ऐसे ही अगर आप 4 को देखोगे तो 4 किया कन्वर्ट, और 100 आ गया, है ना, 100। तो यहाँ पर ये 100 हो गया, और इसके पीछे एक जीरो बढ़ा। अब ए बिट वाइज एंड बी, यही निकालना है हमें। और है ए बिट वाइज और बी, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए आप, मैंने बताया था कि कोई भी एक ट्रू हो जाए, तो एक 1 है एक जीरो है, मतलब एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो ट्रू है ना, और दूसरी बार में क्या है? दोनों जीरो जीरो है, तो जीरो हो जाएगा। तीसरी बार में दोनों 1 है तो 1 हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये है 5। अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे 101, यही तो है 101, तो ये क्या है? 5 है। देखो, पहला 1 था, दूसरा जीरो था, मतलब एक ट्रू है एक फॉल्स है। तो मैंने बताया था कि बिटवाइज और में क्या होता है? कोई भी एक ट्रू हो जाए,
कोई भी एक ट्रू हो जाए, है ना। मतलब कि एक ट्रू एक फॉल्स, कोई भी एक ट्रू हो जाए, तो एक तो ट्रू है ना, एक ट्रू है, एक ट्रू है, तो ये वन हो जाएगा, है। और दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही हो जाएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, और नहीं तो फिर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। समझ गए। अरे सॉरी यार, यहाँ और ये जीरो है ना, एक ट्रू, वन मतलब ट्रू, जीरो मतलब फॉल्स, एक ट्रू है और एक फॉल्स है। तो बिट वाइज और में क्या होता है कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो ट्रू हो जाता है ना। तो ट्रू मतलब वन हो जाएगा ये, ठीक है। और दोनों फॉल्स है, जीरो जीरो मतलब क्या होता है, फॉल्स है। अगर दोनों ही फॉल्स है तब तो फॉल्स ही रहेगा, और दोनों ट्रू है तो ट्रू ही हो जाएगा, है ना। और दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। तो बिट वाइज और में क्या होता है कि अगर कोई भी एक ट्रू हो गया तब तो ट्रू हो जाता है, और दोनों ट्रू है तो ट्रू है ही। यार जब एक ट्रू पे ट्रू कर दे रहा है तो दोनों ट्रू पे तो ट्रू कर ही देगा, राइट। आ रही बात समझ में। तो अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है, अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स कर देगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू ही कर देगा। क्योंकि जब एक ट्रू पे ट्रू कर देगा तो दोनों ट्रू पे तो ट्रू कर ही देगा, और अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स कर देगा। तो इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये 5 होता है। अगर आप 101 का देखो तो क्या होता है, 5। इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं कल, सब जो जो आज पढ़ाया सब कल प्रैक्टिकल होगा स्टार्टिंग से। ऐसी बिटवाइज एंड के बाद बिटवाइज और के बाद बिटवाइज एंड। तो बिटवाइज एंड में आप कर दोगे ए एंड बी। तो ए एंड बी में अगर आप देखते हो, ए एंड बी में क्या बताया था कि दोनों ट्रू होना चाहिए, मतलब दोनों वन वन होना चाहिए बस। तो एक वन है एक जीरो है, मतलब एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। ये भी फॉल्स कर देगा, ये वन और ये जीरो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्यों। एंड में क्या होता है, बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू, बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू का मतलब हो गया दोनों वन वन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो दोनों वन वन है नहीं, एक वन है एक जीरो है, तो जीरो हो जाएगा। जीरो जीरो पे तो जीरो होएगा ही होगा, और दोनों वन, बस दोनों वन पे ही वन करता है। दोनों अगर वन होंगे तभी वन करेगा, बाकी सब पे जीरो कर देगा। एंड का यही रूल है। एंड का रूल कहता है बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ट्रू होगा, नहीं तो। एंड का रूल ये कहता है कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तभी ट्रू, है ना। मतलब अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा, दोनों अगर ट्रू है तभी ट्रू होगा, बाकी सब पे क्या जाएगा, फॉल्स। अगला है बिटवाइज डॉट। If both inputs are same then result is false, otherwise true। inputs are same का मतलब जीरो जीरो सेम होता है और वन, तो वन और वन पे भी ये क्या कर देता है, जीरो कर देता है ना। मतलब वेदर बोथ इनपुट्स आर हाई, भले दोनों इनपुट हाई हो जीरो कर देगा, अदरवाइज ट्रू कर देगा, ठीक है। समझते हैं कैसे। तो यहाँ हमने कर दिया एग्जॉर। तो यहाँ पर वन है और यहाँ पर जीरो है, ठीक है। यहाँ पर वन है और यहाँ पे जीरो है, इसका मतलब वन हो जाएगा, क्योंकि दोनों इनपुट क्या है, डिफरेंट है। सिर्फ सेम पर ही होता है फॉर जीरो। तो देखो जीरो जीरो पे ये क्या कर देगा,
फॉल्स कर देगा। 1 1 पे भी क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, और ये भी फॉल्स कर देगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। आ रही बात समझ में? हेलो। तो अगर हमारा 1 है और 0 है, तो ये दोनों इनपुट्स क्या डिफरेंट है, 1 और 0 डिफरेंट है, तो 1 हो जाएगा। सेम इनपुट, बाकी देखो सारे सेम है, 0 0 भी सेम है, 1 1 भी सेम है, 0। तो अगर सेम होते हैं तो क्या कर देता है, सेम है तो 0 कर देता है ना। सेम है तो 0 कर देता है, नहीं तो क्या कर देता है, ट्रू कर देता है। तो सेम, तो ये तो सेम है नहीं, तो ये 1 कर देगा। बाकी सब सेम है, 0 0 भी सेम है, 1 1 भी सेम है, 0 0 भी सेम है। तो सेम पे ये क्या कर देगा, 0 कर देगा। और डिफरेंट शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट का मतलब होता है इट शिफ्ट ऑल द बिट्स टुवर्ड्स इट्स। और ये जो होता है इट वर्क्स ऑन, ये 8 बिट पे काम करता है। एग्जाम्पल यहाँ समझना पड़ेगा इसका। ये हो गया शिफ्ट लेफ्ट, ठीक है, लेस देन शिफ्ट। तो मैंने शिफ्ट लेफ्ट क्या बताया, तो जैसे हमारे पास है इंट ए इक्वल टू मान लो 5, और आपको क्वेश्चन दिया गया कि आपको शिफ्ट लेफ्ट करना है मान लो 3 बिट्स। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना पड़ेगा कि जो आपके पास है 5, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 8 बिट में। तो 5 का क्या होता है, 5 का 1 0 1 होता है। तो ये तो 3 बिट हो गया ना, इसके पीछे कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, 5 0, 1 2 3 4 5। अरे तभी तो 8 बिट होगा, पीछे जीरो बढ़ाना, आगे नहीं। सबसे पहला काम आपने कर लिया, आपने इसको 8 बिट्स में कन्वर्ट कर लिया, क्लियर। राइट से अगर पुश करोगे तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट को जाएगा। लेफ्ट से अगर धक्का मारोगे तो राइट को जाएगा। तो आपको लेफ्ट को धक्का मारना है, लेफ्ट में पुश करना है, शिफ्ट करना है, तो राइट से धक्का मारना पड़ेगा। तो आपको कितने बिट शिफ्ट करना है, 3 बिट शिफ्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 3 बिट शिफ्ट करने हैं तो आपको 3 0 लेने पड़ेंगे। 4 बिट शिफ्ट करने होंगे तो 4 0 लेने पड़ेंगे। 0 लेने हैं, 1 नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि 0 का कोई मिला। और आपको उस से धक्का मारोगे, राइट में क्या करना पड़ेगा, राइट से 8 बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, उसको 8 बिट में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको क्वेश्चन दिया गया कि ए को शिफ्ट लेफ्ट करना है कितना, 3 बिट, 8 बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, उसको 8 बिट में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको क्वेश्चन दिया गया कि ए को शिफ्ट लेफ्ट करना है कितना, 3 बिट। तो शिफ्ट क्या करना है, लेफ्ट करना है, तो आपको राइट से धक्का मारना पड़ेगा। तो टेक 3 0 फ्रॉम राइट साइड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट से कितने जीरो लेने पड़ेंगे, 3 0। मतलब कि अगर आपको किसी को लेफ्ट पे शिफ्ट करना है तो राइट से धक्का मारोगे, राइट हैंड देखो, लेफ्ट हैंड देखो। राइट से अगर पुश करोगे तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट को जाएगा। लेफ्ट से अगर धक्का मारोगे तो राइट को जाएगा। तो आपको लेफ्ट को धक्का मारना है, लेफ्ट में पुश करना है, शिफ्ट करना है, तो राइट से धक्का मारना पड़ेगा। तो आपको कितने बिट शिफ्ट करना है, 3 बिट शिफ्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 3 बिट शिफ्ट करना है तो आपको 3 0 लेने पड़ेंगे। 4 बिट शिफ्ट करने होंगे तो 4 0 लेने पड़ेंगे। 0 लेने हैं, 1 नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि 0 का कोई मिला। और टेक 3 0 फ्रॉम स्लॉट। स्लॉट में आपको क्या करना है, पुश करना है। तो पुश करोगे तो यहाँ से पुश होगा ना, स्टार्टिंग से। तो ये होगा, तो ये 3 0 क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। ये 3 0 क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो व्हाट आर द रिमेनिंग बिट्स, रिमेनिंग बिट्स आर 0 0 1 0 1 और 1 2 3, यही तो बचा है। अब इसका डेसिमल वैल्यू क्या होता है, हमारे पास क्या है, बाइनरी है, उसको मैं करूँगा ना डेसिमल में, बाइनरी इसको दे दो।
कितना आएगा 40। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? मैंने बोला कि ए को हमें शिफ्ट लेफ्ट करना है 3। ये क्वेश्चन था कि ए को हमें शिफ्ट लेफ्ट करना है, कितना करना है? 3 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है, ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो अगर आपको 3 लेफ्ट शिफ्ट करना है तो आपको 3 जीरो राइट साइड से लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम राइट हैंड से धक्का मारते हैं, आप अपना राइट हैंड देखिए, लेफ्ट हैंड देखिए, अगर आप राइट से किसी को धक्का मारोगे तो कहाँ जाएगा? लेफ्ट को जाएगा। और लेफ्ट हैंड से धक्का मारोगे तो कितने को जाएगा? राइट को जाएगा। तो अगर आपको 3 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको 3 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है तो आपको 3 जीरो लेना पड़ेगा। कहाँ पर? राइट साइड पे जीरो लेना। तो जब ये जीरो यहाँ पे ऐड होंगे, स्टार्टिंग से ऐड होंगे ना, तो ये 3 जीरो क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। तो बचा क्या? 0 0 1 0 1 और 3 जीरो जो ऐड हुए, यही तो बचा 0 0 1 0 1। तो जितने बिट आपको शिफ्ट करने होते हैं उतने जीरो लेने पड़ते हैं राइट साइड में, क्योंकि लेफ्ट को धक्का मार रहे हैं। शिफ्ट लेफ्ट को करना है, बिट शिफ्ट लेफ्ट को होगी। तो राइट से जब हम 3 जीरो को पुश करेंगे उस स्लॉट के अंदर, तो लेफ्ट में सारी बिट्स शिफ्ट होंगी। एक स्लॉट में सिर्फ 8 ही बिट रह सकती हैं, तो जो बची हुई बिट होंगी वो बाहर हो जाएंगी, है ना। एक स्लॉट में 8 ही बिट रह सकती है ना। तो फिर तीन जीरो तो ये बाहर हो जाएंगे, और स्टार्टिंग में ये 3 जीरो इंट्रोड्यूस जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप 5 लिखोगे तो 5 का क्या होता है? 101 होता है। 101 तो 3 बिट हो गया ना। 8 बिट करने के लिए हमें 5 जीरो की जरूरत है, तो 5 जीरो इसके पीछे बढ़ा देंगे, क्योंकि 5 के पीछे जीरो बढ़ाओगे तो 5 ही रहेगा, 5 के आगे जीरो बढ़ाओगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसीलिए पीछे 5 जीरो बढ़ा देंगे। तो 5 जीरो बढ़ा दोगे तो 8 बिट नहीं हो जाएगा? 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, 7 बिट। तो कंप्यूटर में 8 बिट जीरो ले लिए राइट साइड से, इस स्लॉट में पुश किया, तो 3 जीरो डिस्कार्ड हो गए, लेफ्ट से बाहर हो गए, और बट अगर रिमेनिंग बिट्स हमने लिख दिया। इसका डेसिमल आंसर क्या आएगा? 40 आएगा। इसी तरह से हमारे पास होता है शिफ्ट। शिफ्ट राइट में भी यही काम है। जैसे हमने लिखा इंट ए इक्वल टू 5, और हमको मान लो शिफ्ट लेफ्ट कर राइट सॉरी शिफ्ट राइट करना है कितना? मान लो 2 बिट। और शिफ्ट राइट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ग्रेटर देन से। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम ये करोगे कि ये जो हमारा 5 है, इसको किस में कन्वर्ट करोगे? 8 बिट में। तो ये हो गया 101, 3 बिट। 5 जीरो बढ़ाने, 1 2 3 4 5, हो गया ना 8 बिट। तो ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया 8 बिट। अब क्या करना है? अब राइट शिफ्ट करना है। कितना शिफ्ट करना है राइट? 2। तो टेक 2 जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो अब हमें लेफ्ट साइड में 2 जीरो लेने पड़ेंगे, पुश देम इनटू दिस स्लॉट। तो ये 1 और 0 क्या हो जाएगा? राइट वाला ये बाहर हो जाएगा। तो व्हाट आर द रिमेनिंग बिट्स? 1 2 3 4 5 6 7 और 1। आंसर क्या आ जाएगा? समझ गए? अगर राइट को शिफ्ट करना है तो लेफ्ट से 2 जीरो लेने पड़ेंगे। अगर 3 होता तो 3 जीरो लेते हैं, अगर 4 बिट करना होता तो 4 जीरो लेते हैं, है ना। तो अगर हमें 3 करना है, 2 करना है, तो 2 जीरो लेंगे राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, क्योंकि जो हम लेफ्ट से धक्का मारेंगे तो राइट हो जाएगा। तो 2 जीरो ले लेंगे लेफ्ट साइड में और इस स्लॉट में एंटर करेंगे। तो ये जीरो और 1 4 जीरो लेते हैं, है ना। तो अगर हमें 3 करना है, 2 करना है, तो 2 जीरो लेंगे राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, क्योंकि जो हम लेफ्ट से धक्का मारेंगे तो राइट हो जाएगा। तो 2 जीरो ले लेंगे लेफ्ट साइड में और इस स्लॉट में एंटर करेंगे। तो ये जीरो और 1 बाहर हो जाएंगे। बचा क्या? 7 टाइम जीरो और 1, तो 1 आंसर आ जाएगा।
ऑपरेटर बिफोर देन ऑपरेंड, मतलब ऑपरेटर जो है पहले आता है, ये ऑपरेटर होता है, प्लस प्लस जो साइन है ना। ऑपरेंड मतलब वेरिएबल, मतलब प्रीफिक्स में ये जो साइन है वो पहले आता है वेरिएबल से, मतलब ऑपरेंड से। इसको एक्सटेंड करोगे तो ए इक्वल टू वन प्लस है, इसको एक्सटेंड करोगे तो बी इक्वल टू वन माइनस बी, है ना। और पोस्ट फिक्स में ऑपरेटर बाद में आता है वेरिएबल के, मतलब ए प्लस प्लस ये बाद वाला साइन है ना, या बी माइनस माइनस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इसको एक्सटेंड करेंगे तो ए इक्वल टू ए प्लस वन, है ना। और इसको एक्सटेंड करोगे तो बी इक्वल टू बी माइनस वन। तो जो प्री है, प्री में वन पहले आ रहा है ना, इसका मतलब है कि अगर प्री पहले ही वाला साइन दिखेगा आपको, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, तो आप उसको तुरंत ही घटा बढ़ा दोगे, है ना। लेकिन पोस्ट वाले में क्या होगा, जो ए की वैल्यू होगी उसको पहले लोगे, मतलब बढ़ाओगे घटाओगे नहीं। जो प्रोग्राम की वैल्यू है वो लोगे और बाद में प्लस वन क्या करोगे, बाद में करोगे, बाद में करोगे ना। तो पोस्ट फिक्स में ध्यान देना होता है बस। प्री फिक्स में तो क्या है कि तुरंत ही हम बढ़ा देते हैं घटा देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर करस्पॉन्डिंग साइन, है ना, साइन के हिसाब से हम घटा बढ़ा देते हैं प्री में। और पोस्ट में हमको बाद में घटाना बढ़ाना होता है। ठीक है। तो प्री में हमारे पास साइन पहले होता है और हम पहले ही घटा बढ़ा देते हैं, वन पहले आ गया ना। और पोस्ट में क्या होता है, हम बाद में घटाते बढ़ाते हैं। इसका ये है कि जो ए की वैल्यू हो उसको पहले लो और बाद में घटाओ बढ़ाओ, साइन के हिसाब से काम होता है इसमें। जैसे हमने लिखा इंट ए इक्वल टू फाइव, कंसोल लॉग राइट ए प्लस प्लस। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सिक्स, फिर फाइव, फिर इंट ए इक्वल टू फाइव है, यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ है, प्री या पोस्ट, पोस्ट लगाया हुआ है। तो पोस्ट में मैंने बताया कि तुरंत इंक्रीमेंट नहीं होगा, है ना। तो ए की वैल्यू जो फाइव है यहाँ पर क्या रहेगी, फाइव ही रहेगी, क्योंकि पोस्ट में तुरंत नहीं बढ़ाएंगे हम लोग, जो प्रोग्राम की वैल्यू है वही रहती है पोस्ट में। क्योंकि साइन बाद में आ रहा है ना, साइन बाद में आ रहा है तो पोस्ट, साइन पहले आ रहा है तो फाइव ही रहेगा। प्रोग्राम में अलग होता है, ये पहले मैथमेटिक्स से तो नंबर आएगा ही है। मैथमेटिक्स ना लगाओ, कंपाइलर देखना भी क्या आंसर देगा, आप वाला देगा कि मेरा वाला देगा। फिर उसको कंपाइल करेंगे। तो यहाँ पर जब मैंने ए प्लस प्लस किया तो यहाँ ये जो पोस्ट है ना बाद में आ रहा है, ये तो ए की वैल्यू यहाँ फाइव ही रहेगी। प्लस प्लस बाद में आ रहा है तो ये पोस्ट है, पहले आ रहा है तो प्री है। तो बाद में आ रहा है तो तुरंत इंक्रीमेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, फाइव ही रहेगा। लेकिन जब ये आगे बढ़ेगा तो क्या हो चुका होगा, सिक्स हो गया होगा, इसको दिमाग में रखना है। और यहाँ पर क्या है, प्री है पोस्ट, प्री है, साइन पहले है तो प्री है, तो सेवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुरंत मतलब बढ़ जाएगा। सेवन कैसे हो गया, यहाँ ए की वैल्यू फाइव थी, फाइव ही रही, जब ये आगे बढ़ा तो सिक्स हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या था, पहले साइन था, तो साइन अगर पहले होता तो तुरंत ही बढ़ा देते हैं, तो दिमाग में नहीं रखते है ना, तो यहाँ सेवन हो जाएगा। तो अभी प्रोग्राम की जो करंट वैल्यू है वो क्या है, वो सेवन ही है, तो यहाँ पर भी पोस्ट ही है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, सेवन ही रहेगा, क्योंकि बढ़ेगा तो है नहीं, पोस्ट है तो बाद में बढ़ता है ना। लेकिन जब ये आगे बढ़ा होगा तो क्या हो गया होगा, एट हो गया होगा। तो यहाँ पर क्या है, पोस्ट है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, एट ही रहेगा।
है ना। लेकिन जब ये आगे बढ़ा होगा तो क्या हो गया होगा, 9 हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्री है, तो 9 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर भी पोस्ट है तो यहाँ पर क्या रहेगा, 10 रहेगा, है ना। तो इसका आंसर आएगा 5 7 7 8 10 10। और सबका गलत है। इसको करके देखते हैं, देखो यहाँ पे। और नेक्स्ट करने के बाद ये घर पे करना, यहाँ प्रैक्टिकल ना करो, ये घर पे करना। हेलो वर्ड लिख के आ जाएगा आपका। हाँ ये सर सर नीचे में आउटपुट वाला छोटा है? डिस्प्ले नीचे में आउटपुट वाला छोटा है सर, तो बिल्ड कर रहा है। नहीं नहीं, अभी चल रहा है, चल रहा है अभी, है ना। ये आ गया हेलो वर्ड यहाँ पे। 2019 का होता तो वो सब लिख के आता, तो 22 में ऐसे होता है। अब इसको आप क्या करोगे, इसको हटा दो यहाँ पे, और यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है यूजिंग और सिस्टम, है ना। फिर नेम स्पेस लिखते हैं। नेम स्पेस में हमारे प्रोजेक्ट का नाम, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, बैच 10 AM। और क्या है, कंसोल अंडरस्कोर, आज की तारीख 19/10 और 25। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो आप, सॉल्यूशन से भी देख सकते हो, है ना। बैच 10 AM कंसोल 19/10/25। और यहाँ पर फिर हम बनाते हैं क्लास। क्लास का नाम क्या दिया हुआ है यहाँ पे, प्रोग्राम। आप चाहो तो इसको नाम को चेंज भी कर सकते हो, यहाँ से रीनेम कर लो। तो यहाँ से मान लो मैंने डेमो क्लास दे दिया इसका नाम, या फर्स्ट देना है, मान लो फर्स्ट पहली क्लास है मेरी ये, मान लो मैंने इसका नाम क्या कर दिया, फर्स्ट। तो यहाँ पर क्लास का नाम क्या हो गया, फर्स्ट। उसके बाद मेन मेथड होता है स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर ऐसे ही चल जाता है डायरेक्ट, है ना। और यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन, इसका लिखने का शॉर्टकट होता है। यहाँ पर क्या लिखोगे, CW लिख दो और टैब दबा दो, और यहाँ लिख दो हेलो फर्स्ट प्रोग्राम। मेरा पहला प्रोग्राम है हेलो फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था ये क्या होता है। इसको हम लोग BCL या FCL बोलते हैं, याद है। ये नेम स्पेस है। नेम स्पेस मतलब इसके अंदर क्या होती है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस होती है। नेम स्पेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस। मतलब एक क्लास ये है, मान लो एक क्लास और बना लो डेमो नाम से, मान लो एक क्लास और बना लो, ये लो। तो एक हमारा नेम स्पेस एक ही है, ये नेम स्पेस है। और नेम स्पेस के अंदर क्या है, मल्टीपल क्लासेस है, देखो। नेम स्पेस का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस, है ना। तो अभी तो हमें जिस क्लास की ज़रूरत है वो क्लास हम यूज़ कर लेंगे, है ना। इसकी ज़रूरत है नहीं अभी, आगे लेकिन पड़ेगी, अभी मल्टीपल क्लासेस बनेगी, है। और ये हो गया। अब इसको रन करा लो, यहाँ से रन कराते हैं, बटन बनाओ। रीड की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन होल्ड करने के पहले यूज़ किया जाता था, लेकिन अब इन्होंने वो लाइन हटा दी है ना। एरर क्यों आई। अच्छा, ये मेन का M कैपिटल होता है ना, तभी कह रहा है कि उसको ये मेन मिला नहीं। वो कह रहा है एक मेन फंक्शन होना चाहिए, मेन का M कैपिटल होता है। ये आ गया हेलो फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। इतना समझ आया। अब ये जो प्रोग्राम आपने बनाया इसको यहाँ से उठाया, ठीक है, और देखेंगे किसका आउटपुट सही है। इंट A इक्वल टू 5, क्या है, A प्लस प्लस। A प्लस प्लस के बाद प्लस प्लस है, फिर A प्लस प्लस, फिर A प्लस प्लस, A प्लस प्लस, A प्लस प्लस, फिर प्लस प्लस A, और लास्ट में A प्लस प्लस, ठीक है। रन करा लो इसको और देखो जरा किसका आउटपुट सही था। देखो क्या सही है, 5 7 7 8 10 10, 5 7 7 8 10 10, देख रहे हो। तो इंटरव्यू में ऐसे ही कुछ बनाएगा कॉपी में और बोलेगा आउटपुट बताओ, इसका सही आउटपुट होगा, वही समझ लो सही आंसर दे रहा होगा, उसको ही समझेगा कि उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ज्ञान है। आया बात समझ में, है। अब एक क्वेश्चन, अभी सिंपल ही रखता हूँ यार, अभी देना तुम।
बस। मतलब जो प्री है उसमें तो सोचने की जरूरत है ही नहीं, बस पोस्ट वाले में ही थोड़ा दिमाग लगाना है। चल, तो आंसर क्वेश्चन सही से नोट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है टोटल, ये 10 बार आउटपुट आना चाहिए, 10 आउटपुट आना चाहिए। बताइए सब। 10 के बाद आगे बढ़ा तो 11 हो गया, तो यहाँ 11 हो गया। यहाँ है? अच्छा हाँ, यहाँ पर 10 है ना, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। जब आगे बढ़ा तो 11 हो गया यहाँ पर। 3 4 6 6 7 9 10 10 11 12। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में एडिशन, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉड्यूलस, यही तो था। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, ये आंसर आएगा सारा अर्थमेटिक ऑपरेटर का। इसमें एडिशन हो जाएगा, ये देखो 10 4, है ना, 10 4 42 2। समझ गए, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में ग्रेटर देन बी, लेस देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल, ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। पहला ट्रू या फॉल्स बताओ। ये नहीं, तुम लोग मत बोलना, इसको बोलने दो। बताओ, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, कहाँ ट्रू आएगा कहाँ फॉल्स आएगा, बोलो। यहाँ बताओ, क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स है। यहाँ फिर बोलो। ये है ना, तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक है, ये सही है। तो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद मैंने पढ़ाया था है, बीसीए में भी तो पैसे ही लगे होंगे, फ्री में तो किसी ने बीसीए करवाया नहीं होगा। नहीं देखा तो ये वो बोले नहीं देखा, बीए वाला या बीटेक मैकेनिकल सिविल वाला कि सर ये देखा नहीं हमने। बीटेक वाला सब देख के आया हुआ है। क्या तुमने ये साइन नहीं देखे वहाँ, बोलो। हम्म, बोलो ट्रू या फॉल्स, फटाफट बोलो। हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट। आगे।
सही है, डायरेक्ट रन करा के देखते हैं, जहाँ गलती होगी पता ही चल जाएगा। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू, ये क्यों गलत बता दिया है? यहाँ देखो ना, ए नॉट इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन सी, चार थोड़ी ना बड़ा है। कोई नहीं, चलो ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद हमने क्या पढ़ा था? असाइनमेंट ऑपरेटर की जरूरत है नहीं। उसके बाद हमने पढ़ा था बिट वाइज टर्नरी। अब बताना आंसर, ये तुम बताओ क्या है ये कौन सा ऑपरेटर है? पढ़ाया गया है बीसीए में? इसको क्या बोलते हैं, कौन सा ऑपरेटर है ये? है? ना ना, हाँ, टर्नरी बोलते हैं, टर्नरी या कंडीशनल। बताओ आंसर क्या आएगा? और फॉल्स आएगा, वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स तो है कंडीशन, वो बात तो ठीक है आपकी। तो इसका लॉजिक क्या होता है? जब कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होता है? क्वेश्चन मार्क, ये कंडीशन क्या आएगा? जब ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बगल वाली वैल्यू प्रिंट होती है, और जब फॉल्स होती है तो कूलन के बाद वाली वैल्यू प्रिंट होती है। तो कूलन के बाद क्या है? बी की वैल्यू 14 है ना, तो 14 स्टोर हो जाएगा सी के अंदर, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अरे ये फॉल्स है ना, फॉल्स है तो कूलन के बाद वाली वैल्यू प्रिंट होती है, और ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बगल वाली वैल्यू प्रिंट होती है। जैसे कि अगर मैं ऐसे कर दूं तो अब क्या हो गया? ये ट्रू हो गया, तो क्वेश्चन मार्क के बगल वाली वैल्यू प्रिंट होगी। ए की वैल्यू क्या है? तब 10 प्रिंट होगा। ट्रू होता है तो क्वेश्चन मार्क के बगल वाली वैल्यू प्रिंट होती है, फॉल्स होता है तो आफ्टर कूलन। ये मैंने सिंटेक्स का लिखा था, घर पे आके देखना। अब हमने किया था ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 4, और यहाँ पर हमने क्या निकाला था? बिट वाइज एंड। बिट वाइज एंड का आंसर आप जो लोग कल थे देखेंगे अगर, तो बताइए क्या आया था कल ये? बिट वाइज एंड का जो कल आंसर मैंने निकाल के दिया था, वही आंसर यहाँ आएगा 4। ठीक है, तो बिट वाइज एंड का आंसर क्या आ रहा है? 4। ये हमने कल करके देखा था। ऐसे ही बिट वाइज और, अगर यहाँ पर हम और कर देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? जो शायद 5 आ रहा था, ये हो जाएगा बिट वाइज और 5। ऐसे ही बिट वाइज और किया था, बिट वाइज एक्सॉर, इसका था ए और ये अलग। इसका आंसर शायद क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। पता नहीं, ध्यान नहीं है। हाँ 1 आ रहा था, ठीक है, ये 1 हो गया। बिट वाइज एक्सॉर के बाद हमने क्या किया था? शिफ्ट लेफ्ट। शिफ्ट लेफ्ट में हमने ए की वैल्यू 5 रखी थी, और ए को हम शिफ्ट लेफ्ट, ए की वैल्यू 5 थी, और बी इक्वल टू ए को, सॉरी, और बी इक्वल टू ए को हम शिफ्ट लेफ्ट कर रहे थे 3, है ना, और यहाँ बी को प्रिंट कर, तो इसका आंसर क्या आ रहा था? 40 आ रहा था शायद। देख लेना घर पे जाके, शिफ्ट लेफ्ट का इसका आंसर 40 आ रहा था, तो वो आ गया ये शिफ्ट लेफ्ट। वो कल बताया था, कल आप गायब थे, वो होगा, मैंने वो भेजा है, डायग्राम भेजा है इसका, कल मैंने बताया है। यहाँ ए की वैल्यू 2 थी, इसको हमें राइट करना था, इसका आंसर क्या आ रहा था? 1 आ रहा था शिफ्ट राइट का। देख लेना, मैंने कराया है प्रैक्टिकल, वो डायग्राम बनवाया था पूरा, हो गया है? सारे ऑपरेटर हो गए। नहीं, वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, उसकी जरूरत नहीं है। तो 5 का 10 कर देता है, वो उतना यूज नहीं होता। इंटरव्यू में अगर पूछा जाएगा तो बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट और जोन, नोट का तो वही होता है ना, ट्रू से फॉल्स, ट्रू फॉल्स से फॉल्स ट्रू, तो फॉल्स, एक ही कंडीशन वो पे वहाँ वही पर है होता है। शिफ्ट।
नॉट वहां पे था। ठीक है, ये हो गया प्रैक्टिकल। अब हमारा जो अगला है इनपुट देना, है ना, मतलब टाइप कन्वर्जन। शायद वो नहीं पढ़ा है इन लोग को, आप लोग पढ़ाए, इन लोगों ने पढ़ा टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन डेटा टाइप इनटू अदर डेटा टाइप to convert one data type value into another, to convert one data type value into another data type, है ना। ये तीन तरह के होते हैं, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को ही हम लोग बोलते हैं टाइप कास्ट, और ये होता है कन्वर्जन बिटवीन इनकम्पैटिबल टाइप्स। तो ये तीन तरह के होते हैं। तो जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है इसको हम लोग ऑटोमेटिक कन्वर्जन एक बोलते हैं। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है, टू कन्वर्ट लोअर डेटा टाइप वैल्यू इनटू लोअर डेटा टाइप की वैल्यू किसमें लेके जाते हैं, वो हायर डेटा टाइप में लेके जाते हैं। ठीक है, लोअर डेटा टाइप का मतलब इंट, इंट से किसमें लेके जा रहे हैं, डबल पे। जैसे इंट इक्वल टू 45 लिखा तो बी इक्वल टू ए कर दिया। तो ये क्या है? हाँ, इंट ए की वैल्यू 45 है, मैं लोअर डेटा टाइप की वैल्यू किसमें लेके जाते हैं, हाई डेटा टाइप में। लोअर डेटा टाइप का मतलब हो गया इसका जो साइज होता है वो 32 बिट होता है, कल लिखवाया था। और डबल का होता है 8 बाइट, मतलब 64 बिट। तो लोअर डेटा टाइप से हम मतलब हायर डेटा टाइप में जा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, मतलब ऑटोमेटिक, मतलब इसको कोई भी दिक्कत नहीं है छोटे से बड़े में जाने में, और इसमें कोई भी डेटा का लॉस नहीं होता है ना। देखो 45 हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है, देर इज नो डेटा लॉस। यहाँ पर डेटा का लॉस नहीं होता। मतलब इसमें हमने क्या किया, लोअर डेटा टाइप की वैल्यू को किसमें लेके चले गए, हायर डेटा टाइप में। ये लोअर डेटा टाइप है ना इंट, और डबल क्या है, बड़ा है इंट से। तो ए की वैल्यू किसमें डाल दी, बी में। मतलब इंटीजर की वैल्यू किसमें चली गई, डबल। मतलब इसका मतलब ये होगा कि मान लो चार लोग, मैंने एग्जांपल दिया ऑटो में बैठे हुए हैं, चार लोग ऑटो में बैठे हुए मोटे मोटे हैं, तो गड्ढा आएगा तो एक दो बाहर भी हो सकते हैं ना। तो हमने कहा भैया तुम ऑटो से कहाँ चले जाओ, बस में चले जाओ। तो बस में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, साइज बड़ा हो गया तो लेट के भी जाएंगे, गड्ढा है चाहे कुछ भी आए वो गिरेंगे नहीं। इससे डेटा का लॉस नहीं होता, छोटे से बड़े में चला गया, मतलब लोअर डेटा टाइप से हाई डेटा टाइप में चला गया। तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। मतलब इसको कोई भी दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, वो आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक है, लेकिन जो अगर इंटरव्यू टाइप कास्टिंग पूछा जाता है तो आप एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बताओगे, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें हम हायर डेटा टाइप को किसमें लेके जाते हैं, लोअर डेटा। तो यहाँ पर डेटा का लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल हायर डेटा टाइप मतलब क्या, डबल मान लो, 45 पॉइंट, ये मान लो, ठीक है। और इसको हम किस में लेके जा रहे हैं, डबल को इंटू में, ये। तो ये क्या है, एक्सप्लिसिट। क्या इसको हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग। यहाँ पर एरर भी आती है, देखो देखो ये तुरंत नहीं जा रहा है, देखो एरर आ गई, क्या बोल रहा है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप डबल टू इंट एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन एग्जिस्ट। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन आ गया, आर यू मिसिंग अ कास्ट। मतलब इसकी बात वही हो गई कि चार लोग बस में बैठे हुए थे और मुझको बोला जा रहा है भाई तुम ऑटो में जाओ, तो वो जाएंगे नहीं जाएंगे, है ना। वो तो भाई एकदम कंफर्टेबल होकर बैठे हुए थे,
अब उनको तुम बस से बोल रहे हो कहाँ चले जाओ, ऑटो में चले जाओ, तो नहीं जाएंगे। ये देखो, ये बस से कहाँ डाल रहे हो आप, ऑटो में। ये चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, एरर आ रही ना। तो इनके साथ हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी इनको भेजने के लिए। तो भैया अगर तुम नहीं जाओगे तो हम क्या करेंगे तुम्हें एक्सप्लिसिटली, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे int, तो एक्सप्लिसिटली करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, तो लॉस कितने का हो जाएगा। तो यहाँ पर डेटा का लॉस होता है, समझ में आई बात। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। और कन्वर्जन बिटवीन इनकम्पैटिबल टाइप, इनकम्पैटिबल टाइप का मतलब हो गया जैसे एक इंटीजर है दूसरा स्ट्रिंग है, ये इनकम्पैटिबल है ना। कंपैटिबल मतलब क्या हुआ, जैसे बीटेक किसी ने कंप्यूटर साइंस से किया या मैकेनिकल से किया या सिविल से किया, ये कंपैटिबल है कि बीटेक ही तो किया। जैसे कि इंटीजर है, डबल है, फ्लोट है, लॉन्ग है, ये सब क्या है, इंटीजर वैल्यू है, भले कोई डेसिमल लेता हो या कोई विदाउट डेसिमल लेता हो, है ना। ये सब कंपैटिबल है। इनकम्पैटिबल मतलब क्या होगा, किसी ने बीए किया किसी ने बीकॉम किया, किसी ने बीएससी किया किसी ने बीए किया, ये क्या है, ये इनकम्पैटिबल है, दोनों की फील्ड अलग अलग। तो कहाँ इंटीजर कहाँ स्ट्रिंग, दोनों अलग अलग। जैसे यूजर से इनपुट लेते हैं ना, वो रीडिंग लाइन वाला वो हाँ, स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग होता है, तो उसको हमें इसलिए कन्वर्ट करना पड़ता है ना, इसीलिए। क्योंकि कंसोल डॉट रीड लाइन जो मेथड है वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है जो है। ठीक है, ठीक है। तो कन्वर्सन बिटवीन इनकम्पैटिबल टाइप का मतलब ये हो गया कि कहाँ इंटीजर और कहाँ स्ट्रिंग, वो दोनों इनकम्पैटिबल है। तो इनकम्पैटिबल के केस में हम लोग क्या करते हैं, देयर आर टू थिंग्स टू हैंडल, टू हैंडल इनकम्पैटिबल टाइप। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ए और बी। यहाँ पर आप क्या करोगे, या तो आप कन्वर्ट क्लास का यूज़ करोगे या आप यूज़ करोगे पास मेथड। या तो हम कन्वर्ट क्लास का यूज़ करते हैं या तो हम किसका यूज़ करते हैं, पास मेथड का यूज़ करते हैं इनकम्पैटिबल टाइप को हैंडल करने के लिए। सर कन्वर्ट क्लास का यूज करेंगे तो इंटीजर स्ट्रिंग जो होगा वो उसको कन्वर्ट करके इंटीजर में डाल दूंगा। देखो ना कैसे बता रहा हूँ। जैसे कि हमने लिखा है इंट ए इक्वल टू और डबल कोट्स में कर दिया, ये क्या है, ये स्ट्रिंग हो गया। तो इसके लिए हमने, मैंने भी क्या बताया, क्या करना पड़ेगा आपको, कन्वर्ट क्लास का यूज़ करना पड़ेगा, किसका, कन्वर्ट। और यहाँ पर आता है हमारे पास 2 int 32, इंटीजर के लिए 32 ले लेना। शॉर्ट वो लिख के आ रहा है, शॉर्ट, शॉर्ट के लिए 16 होता है, लॉन्ग के लिए 64, मतलब सबसे छोटा भाई, बीच वाला भाई और सबसे बड़ा भाई। तो बीच वाला भाई लेके चलते हैं इन 32, और यहाँ पे तो अब एक प्रिंट कराओगे तो यह आ जाएगा। या आप इसी का क्या यूज़ कर सकते हो, कन्वर्ट क्लास, या तो फिर क्या यूज़ कर सकते हो, या आप पार्स मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। उसको कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं इंट डॉट पार्स, बस। तो पार्स मेथड है और कन्वर्ट क्या थी, क्लास थी, हाँ। तो दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्वर्ट यूज़ होता है ना। जैसे कि आपसे कहा गया राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर एंड फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक। तो अभी तक तो मैंने इनपुट, अब इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैंने बताया था कंसोल डॉट रीड लाइन, यही तो यूज़ करते हैं। अरे आ रही बात समझ, और इनपुट लेने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन। तो ये हो नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि ये इंटीजर में है और कंसोल डॉट रीड लाइन क्या है, स्ट्रिंग में। देखो ना आ रहा है ना लिख करके, कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंट। तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करेंगे, कन्वर्ट क्लास का। इसको हमें किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ लिखते हैं कन्वर्ट, सॉरी, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है। चाहे तो आप ये लिख लो, चाहे तो आप किसका यूज़ कर सकते हो, इंट पार्स का भी यूज़ कर सकते हो, तो भी ये कन्वर्ट कर देगा ये। और फिर हमें क्या करना है, रिजल्ट इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। और यहाँ पर क्या आ गया, मल्टीप्लाई इक्वल टू रिजल्ट में ये करा लो और प्लस रिजल्ट।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ इनपुट देंगे। तो यहाँ हमें सबसे पहले एक मैसेज देना चाहिए था कि इंटर टू नंबर, है ना, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पर देंगे क्या, इंटर टू नंबर, तभी तो पता चलेगा यूजर को कि भैया करना क्या है ये। अब सबसे पहले क्या किया गया, इंटर टू नंबर, और हमने दे दिया इंटर, 432। समझे कि नहीं? सर हम कंसोल में नहीं जाते, हम इसमें सीधे प्रिंट कर देते नंबर। क्या चीज़? सर जैसे कहीं पर ही डाल दे 3 या 4 तो वहाँ प्रिंट करके पैक आ जाएगा। सर ये तो कहाँ डाल दी, यहाँ ए में? हाँ, हाँ, तो ये ऐसा काम नहीं करते हम, ये तो इनिशियलाइजेशन हो गया। अब हम आगे से जो भी काम करेंगे ऐसे करेंगे, रन टाइम में वैल्यू दें, क्योंकि 3 और 4 तो हर बार ही आएगा। हमें ऐसे काम करना पड़ेगा कि ताकि हम जब भी हम रन करें हम बार बार क्या कर सकें, इनपुट कर सकें, हर बार नई वैल्यू पे काम कर सकें। तो हमेशा इनपुट दिया जाता है, इनपुट देते हैं हम, है ना, वो ऐसे नहीं करते हैं कि वहीं पे वैल्यू ये साइन कर दो, वर्चुअली चाहिए हो। अब ऐसे काम करना है आपको, इनपुट दे करके काम करना है, ठीक है।